मैं उसके साथ उसी पुराने और खंडर बने हुए घर में पहुंची थी, जो शहर के बाहर एक वीरान और सुनसान इलाके में वाक़ था। ये वही जगह थी जिसके बारे में माँ ने बयान किया था, जहाँ मेरी माँ की पुरस्रार मौत हुई थी। जब ये बात मुझे याद आई तो मेरा पूरा जिस्म लरज़ने लगा। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था और एक पुरस्रार सर्द हवा मेरे जिस्म को चीरती हुई निकली थी। अब की बार मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और खौफ के मारे मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। अंदर की फ़िज़ा गहरे स्याह और गमगीन आवाज़ों से भरी हुई थी। यही है वो जगह, आज मैं अपनी माँ की खातिर वो राज मालूम करूँगी। मेरा नाम रोज़ीना है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बदकिस्मती से मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे बाप की वफ़ात हो गई। बाप की वफ़ात के 2 महीने बाद ही मैंने जन्म लिया था। मेरी माँ मेरे चचा और दादा दादी के साथ मेरे बाप के घर में ही रहती थी। जब मैं पैदा हुई, मेरे चचा ने मेरे और मेरी माँ के अखराजात उठाने से इनकार कर दिया और एक कमरा माँ को दे दिया। बाकी सारा घर खुद के कब्ज़े में रख लिया। माँ को समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरी परवरिश किस तरह करेगी, लेकिन जैसे तैसे करके वो मेरी तालीम और तरबियत करने लगी। जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई, माँ अचानक घर से चली गई और शाम गए वापस लौटती थी। चचा चाची के अलावा मोहल्ले वाले भी माँ पर बहुत ज़्यादा शक करते। न जाने माँ कहाँ जाती थी। मैं उस वक्त 9 साल की थी। माँ से कई दफ़ा ये बात पूछी, लेकिन माँ हर दफ़ा ये बात टाल देती। एक दिन चचा ने माँ पर बहुत घटिया इल्ज़ामात लगाए कि तुम अच्छी औरत नहीं हो। मेरे भाई की वफ़ात होते ही तुमने इधर उधर मुँह मारना शुरू कर दिया, क्योंकि चचा का कहना था कि उन्होंने अपने एक दोस्त से सुना कि मेरी माँ का किरदार अच्छा नहीं। मुझे हैरानगी हुई कि माँ अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रही थी, बल्कि बड़े आराम से चचा की बातें सुनकर अंदर कमरे में चली गई। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन चचा जितने वाज़े अल्फाज में बातें कर रहे थे, ये बात तो मैं समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने माँ से बहुत दफ़ा पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ हर दफ़ा इनकार कर देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन गर्मियों के मौसम में मैं बाहर सहन में लेटी हुई थी कि माँ उठी और रात के अंधेरे में घर से निकल गई। मेरी जैसे ही आँख खुली, माँ को घर में ना पाकर खौफज़दा हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मेरे घर का दरवाज़ा चचा के घर में ही खुलता था और फिर वहाँ से राहदारी से गुजर कर बाहर जाते थे। मैं जैसे ही डरती हुई चचा वाले पोर्शन में गई, चचा लोग सब सो रहे थे। मैंने चचा को जगाया और उन्हें बताया कि अम्मा घर पर नहीं है। वो अचानक से न जाने कहाँ चली गई हैं, जिसने चचा जान को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया। वो गुस्से से फंकारते हुए उठे और बोले, आज तो मैं इस औरत को रंगे हाथों पकड़ूंगा। इसने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, हमें किसी के आगे सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं बिलक बिलक कर रोई थी। न जाने माँ ये सब कुछ क्या कर रही थी। उन्हें मेरी भी परवाह नहीं थी। क्या माएँ ऐसी होती हैं? जब मैं 11 साल की थी, एक दिन माँ ने मुझे एक चाबी दी। ये चाबी एक संदूक की थी। माँ ने मुझे कहा कि ये संदूक तुम उस वक्त खोलना जब तुम 18 बरस की हो जाओगी। उससे पहले इस संदूक को ना खोलना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। न जाने माँ ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे लगता था कि चचा की सारी बातें सच्ची हैं। माँ मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी करना चाहती है। उसी रात के अंधेरे में माँ घर से चली गई और वापस नहीं आई थी। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद सड़क के किनारे से मेरी माँ की लाश मिली थी। ये कोई नहीं जानता था कि मेरी माँ के साथ क्या बीती है और कैसे उनकी मौत हुई है। सब मेरी माँ की किरदार कुशी कर रहे थे। कोई कह रहा था इसके आशिक ने इसे मारकर फेंक दिया, जो इसके पास मालो दौलत था वो छीन लिया। मैं उस वक्त बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी। बाकी भी कुछ बोलने और रोने की सकत मेरे अंदर बाकी नहीं रही थी। माँ की मौत ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। माँ की मौत के साथ साथ दुनिया वालों के ताने हमेशा के लिए मेरा मुकद्दर बन चुके थे। चचा चाची का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चची जान बात बात पर मेरी माँ के गंदे किरदार का ताना मुझे देती। चची जान के घर के सारे काम मैं करती थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती थी। मेरा दिल चाहता था यहाँ से दूर चली जाऊँ, लेकिन कहाँ जाती। ननिहाल में एक मामू थे, उन्होंने भी कभी मुझे अपने साथ ले जाने का नहीं बोला। एक दिन मामू न जाने कैसे मुझसे मिलने आ गए। मामू को देखकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैं उनसे बार बार कह रही थी, मामू मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है।
लेकिन दूसरों के साथ साथ मेरी माँ के सगे भाई को भी मेरी माँ का किरदार अच्छा नहीं नजर आ रहा था। तभी मामू ने कहा, तुम अपने खानदान वालों के साथ ही रहो तो बेहतर होगा, क्योंकि जो गुल तुम्हारी माँ ने खिलाया है उसके बाद तुम्हें यहाँ से ले जाना भी मुनासिब नहीं। लेकिन चचा जान बोले, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है, तुम्हारी बहन की बेटी है, कुछ दिन ले जाओ, अपने पास रखो। उस वक्त मामू जान कुछ शर्मिंदा हुए और ना चाहते हुए भी मुझे साथ ले गए। लेकिन मामू के घर का माहौल तो चचा के घर से भी ज्यादा बुरा था। मम्मानी ना तो मुझे देखना चाहती थी और ना ही घर में रखना चाहती थी। मैं 2 दिन सिर्फ मामू के घर रही। मम्मानी ने मेरा जीना हराम कर दिया। अब मुझे ऐसे महसूस होता कि मैं चचा के घर ही ठीक थी। कम से कम चचा मुझसे कभी कभार प्यार से बात तो कर लिया करते थे। चची जान तो शुरू से ही ऐसी थी। उसी दिन मैं वापस चचा के घर आ गई थी। मैं अपनी जिंदगी से उकता चुकी थी। माँ की मौत ने मुझसे जीने का हौसला छीन लिया था। मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। मैं हर दिन जिंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर दफा नाकाम रहती थी। देखते ही देखते मैं 17 बरस की हो चुकी थी। 1 साल बाकी रह गया था जब मैंने अपनी माँ का वो संदूक खोलना चाहा। आखिर उसमें ऐसा क्या था कि माँ मुझे ये कहकर गई थी कि मैं 18 साल से पहले उसे कभी नहीं खोलूं। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि उस संदूक को खोलकर देख लूं कि उसमें क्या है। फिर अपनी माँ की वसीयत याद आ जाती। लोगों के ख्याल में मेरी माँ बहुत बुरी औरत थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी कुल कायनात थी। जब से वो मेरी ज़िंदगी से गई थी, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरी हो चुकी थी। आखिरकार वो 1 साल भी गुजर गया और मैं 18 साल की हो गई। मैट्रिक करने के बाद चचा ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया था, जबकि चचा के सारे बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। 18 साल की जिस दिन मैं हुई, उसी दिन मैंने अपनी अलमारी से चाबी निकाली और माँ के उस संदूक के पास जाकर सोचने लगी कि आखिर इस संदूक में माँ ने क्या रखा था। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने संदूक का ताला खोला। उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं था। माँ के कुछ पुराने कपड़े थे, लेकिन माँ ने मुझे ये क्यों कहा था कि वो संदूक मैं 18 बरस के बाद ही खोलूं। कपड़े में इधर उधर करके देखने लगी। नीचे मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को लेकर बेड पर जाकर बैठी और उसका एक एक वर्क पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में कुछ पुरानी कहानियाँ थी। ऐसे लगता था कि उन सारी कहानियों का ताल्लुक मेरी माँ से है, क्योंकि डायरी सारी मेरी माँ ने ही लिखी हुई थी। मैं डायरी का एक एक पेज पढ़ते हुए आगे जा रही थी। उन कहानियों में कुछ ऐसे जुमले मिले जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। उन सबको पढ़कर एक खौफ का एहसास होने लगा। रात के वक्त मैं ये डायरी पढ़ रही थी, तभी मुझे बाहर के माहौल में एक अजीब व गरीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसे महसूस हो रहा था कि कमरे की हर चीज़ अपने आप हिल रही हो। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर इस डायरी को खोलते ही ऐसा क्या हो गया कि माहौल ही बदल कर रह गया है। मुझे समझ नहीं आ रही थी। माँ ने जो फ़िक्रे इस्तेमाल किए थे, उनमें एक अजीब सी जगह का जिक्र था। आखिर उस जगह ऐसा क्या हुआ था? मैंने जल्दी से डायरी बंद की, क्योंकि डर और खौफ के मारे मेरे पूरे जिस्म से ठंडे पसीने बहने लगे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि आसपास कोई है। अगले दिन जैसे ही मैं सोकर उठी, मेरी आंखें काफ़ी सूजी हुई थी, लेकिन रूटीन के मुताबिक अपने सारे काम निपटा दिए। क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर फारिग होकर मैं डायरी के अगले पेज पढ़ना चाहती थी कि माँ का ये डायरी लिखने का मकसद क्या है। जैसे ही मैं डायरी का अगला सफ़ा पढ़ रही थी तो उसमें किसी तावीज़ का जिक्र किया गया था। माँ ने कहा था कि ये तावीज़ जब मुझे मिले तो मैं उसे खुद से अलग ना करूं, नहीं तो मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि माँ किस तावीज़ की बात कर रही हैं। आखिर वो मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही हैं। अब मैं वो तावीज़ ढूंढना चाहती थी। मैंने माँ का पूरा संदूक छान मारा, लेकिन मुझे कहीं से वो तावीज़ नहीं मिला जिसका माँ ने डायरी में जिक्र किया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मुझे कहीं से भी वो तावीज़ नहीं मिला था। उस रात भी मैं उसी परेशानी में थी। मैं डायरी को तब तक नहीं पढ़ना चाहती थी जब तक वो तावीज़ हासिल न कर लेती। मैंने कमरे की खिड़की खोल दी, क्योंकि बाहर की ठंडी हवा में लेना चाहती थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। आज फिर माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आज भी दोपहर को चची ने मुझे अच्छा खासा डांटा था। न जाने क्यों मेरा सारा दिन माँ की डायरी की उन बातों की तरफ चला जाता और खाने में कोई ना कोई मैं गलती कर देती।
آج بھی نمک تیز ہونے کی وجہ سے چچی نے میری اچھی خاصی پٹائی کی تھی، اور چچی کی بیٹی وہ تو مجھے بات بات پر ایسے بچوں کی طرح ڈانٹ دیتی۔ میں اس کھڑکی کے پاس کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا سب کیوں کرتے۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی عجیب سی طاقت میرے قریب آ رہی ہے۔ پھر اچانک سے درختوں کی ٹوٹتی شاخوں کی آوازیں آنے لگی، اور پھر ہوا اس طرح سے چلنے لگی جیسے خالی ویرانہ ہو۔ سب کچھ جیسے ایک نئی شکل اختیار کر گیا تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہی تھی وہ معمولی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کرنا چاہا، لیکن تبھی مجھے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی نہ کسی جانور کی۔ پھر اچانک یہی سے خوفناک اور پراسرار سسکے سنائی دی، اور اچانک سے کھڑکی دوبارہ خود بخود کھل گئی۔ اب کی بار میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ کھڑکی خود بخود کیسے کھل گئی۔ میں نے دوبارہ سے کھڑکی کو بند کیا اور خود پر آیت الکرسی کا ورد کر کے پورے جسم پر کمبل اوڑھا اور لیٹ گئی، کیونکہ اب میں کمبل کو اپنے منہ سے نہیں اتارنا چاہتی تھی۔ ڈر اور خوف اتنا تھا کہ مجھے ایسے لگتا کہ میں منہ باہر نکال کر دیکھوں گی تو کوئی آفت آن پڑے گی۔ یہ رات اللہ اللہ کر کے بمشکل گزری۔ صبح اٹھتے ہی میں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ آخر میری ماں مجھے کیا پیغام دینا چاہتی تھی؟ وہ تعویذ، آخر اس میں ایسا کیا تھا؟ میں جیسے ہی جائے نماز تہہ لگا کر ماں کے صندوق پر رکھنے لگی، ایک دم سے نیچے جا گری۔ صندوق میرے نیچے گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے آگے کی طرف دھکیلا گیا تھا۔ اس سے نیچے مجھے ایک چمڑے میں قید تعویذ ملا۔ یہی وہ تعویذ ہے جس کا ذکر ماں نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ تعویذ اٹھایا اور اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نوجوان کی شکل اختیار کر گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ نوجوان انتہا کا خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی ایک عجیب سی چمک تھی، لیکن اس کا چہرہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، اور اس کی ایک غیر معمولی سرد ہوا جیسی محسوس ہو رہی تھی موجودگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ڈرتے ہوئے کپ کپانے لگی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل واضح تھی۔ وہ نوجوان میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کئی سالوں بعد باہر دنیا کی ہوا لی ہے۔ میں بہت سالوں سے اس تعویذ میں قید تھا، تم نے مجھے آزاد کروا دیا۔ میں تمہارا غلام ہونے کے ساتھ خیر خواہ بھی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ تمہاری ماں کے ساتھ ہوا میں اس سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیرانگی سے اس خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا میری ماں کے ساتھ؟ کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ تبھی اس نے جواب دیا، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ تمہیں بتاؤں۔ ابھی تو تمہارے گھر کا ماحول بالکل اچھا نہیں ہے۔ تمہارے چچا چچی کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے چچا تمہارا رشتہ کسی بوڑھے آدمی سے کرنا چاہتے تاکہ تمہیں کسی بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکے۔ اس کی یہ بات سن کر حیرانگی کا ایک اور جھٹکا مجھے لگا کہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ کیسے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے؟ یہ تو تعویذ میں قید تھا، کیا یہ کوئی جن زادہ ہے؟ یہ بات تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولا، میں ایک جن زادہ ہوں اور یہاں تمہاری ماں کی مدد کے لیے آیا ہوں، اس لیے تم ڈرو نہیں۔ میں نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور بولی کہ لیکن تم مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کیونکہ تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تاریخ دوبارہ سے دہرائی جائے، کیونکہ تمہیں یہ ڈائری ملنے کا مقصد یہی تھا کہ تم اپنے اصلی مقصد تک پہنچ جاؤ۔ تمہاری ماں کی موت کو ڈرتی نہیں تھی بلکہ ان کا قتل ہوا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے دل میں سب سے پہلا خیال تو یہی آیا کہ چچا چچی نے دولت کے لیے میری ماں کو قتل کر دیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی تبھی وہ جن زادہ بولا، نہیں، تمہارے چچا چچی نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا، بلکہ تمہاری ماں کا قاتل کوئی عام انسان نہیں، ایک ہوائی مخلوق ہے۔ تم چاہو تو اپنی ماں کی روح کو سکون دینے کے لیے اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم معافی دینا چاہتی ہو یا پھر خون کا بدلہ خون سے دینا چاہتی ہو، کیونکہ جس کسی نے بھی تمہاری ماں کا قتل کیا ہے وہ اپنے کیے پر بالکل نہیں پچھتاتا، بلکہ وہ تمہاری بھی جان لینا چاہتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ میں کئی سالوں سے تمہارے اسی کمرے میں تھا، لیکن پھر بھی کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا، کیونکہ میں اس تعویذ کے اندر ہی تھا۔
तुम्हें बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह ही समझता हूँ, इसीलिए तुम्हारा ख्याल रखना मुझ पर लाजिम हो गया। उसकी ये बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो क्यों तावीज़ में कैद था, लेकिन उसने भी मुझे ये सब कुछ पूछने से मना कर दिया और बोला, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले तुम्हारे घर के हालात ठीक करना है। उसके बाद वो जिनज़ादा वक्तन फ़क्तन चचा चची को डराता। चची का रवैया मेरे साथ भी कुछ बेहतर हो गया था। अब जो वो मेरे रिश्ते के बारे में इधर के उधर चक्कर काटती फिर रही थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था कि वो जिनज़ादा कहने लगा कि अगर तुम अपनी तालीम जारी रखना चाहती हो तो हासिल कर लो। इसीलिए अगर मैं अपनी अब तालीम मुकम्मल करने से पहले अपनी माँ के बारे में मालूम करना चाहती थी कि आखिर ऐसा मेरी माँ की ज़िंदगी में क्या हुआ था। मैं ये साबित करना चाहती थी कि मेरी माँ एक बदकिरदार औरत नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस जिनज़ादे के सहारे की बदौलत था। जिनज़ादा शहजाद जहाँ इंतहा का खूबसूरत था, वहाँ बहुत ज़्यादा नरम दिल भी था। शहजाद की मोहब्बत हर रोज़ मेरे दिल को सराब करती थी। वो मुझे बेहद पसंद करता था। हर रोज़ जैसे ही मैं अपने कमरे में जाती तो शहजाद वहाँ आ जाता, मुझसे ढेरों बातें करता, दिलासे देता कि हर दुख सुख में ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ खुद को अकेला पाओगी मैं मौजूद हूँगा, इसलिए कभी ना सोचना कि तुम अकेली हो। शहजाद की ये बातें मुझे हौसला देती। मैं शहजाद से टूटकर मोहब्बत करने लगी, लेकिन ये बात मैं जानती थी कि वो जिनज़ादा है और सिर्फ मेरी मदद करने के लिए इंसानी दुनिया में है। लेकिन फिर शहजाद की प्यार भरी बातें मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती। उस दिन भी मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मेरी माँ मुझे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि माँ की डायरी के अगले सारे पेज खाली थे। मैं जल्द से जल्द उस राज तक पहुँचना चाहती थी। ये शहजाद की मदद के अलावा मुमकिन नहीं था। शहजाद उस दिन मुझे मिलने आए, तभी मैं बोली कि तुम एक काम करोगे? वो बोला, हाँ बताओ क्या काम है। तभी मैंने जवाब दिया। अभी मैं उससे यही बात कर रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि अगर चची चाचा ने किसी में से शहजाद को यहाँ देख लिया, जाने क्या सोचें। पहले ही मेरी माँ का किरदार बहुत दागदार है, कहीं मुझे भी वैसा ही न समझ लें। मेरी माँ को गाली दी जाएगी। मैं फिक्रमंदी से शहजाद की तरफ देखने लगी। शहजाद बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं उन्हें नज़र नहीं आऊँगा। तुम हर बार ये बात क्यों भूल जाती हो कि मैं आम इंसान नहीं बल्कि जिनज़ाद हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें नज़र आता हूँ, किसी को नज़र नहीं आता। मैंने दरवाज़ा खोला। चाची जान दरवाजे पर थी। वो बता रही थी कि कल उनके किसी दूर के कज़न की शादी है तो मैं उनके साथ जाऊँ। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत बेहतर नहीं है, इसी वजह से घर पर रुकूंगी, आप लोग चले जाइएगा। चाची जान ने एक दो दफ़ा कहा जाने का, फिर मेरे मना करने पर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मैंने चाची जान के साथ जाने से सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि मैं माँ के कातिलों तक पहुँचना चाहती थी। एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैं दरवाज़ा बंद करके दोबारा से शहजाद के सामने आई और बोली, शहजाद, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तुम जिनज़ादे हो, लेकिन फिर भी दुनिया जहान में तुमसे ज़्यादा यकीन करती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इस वजह से कि मैं किसी और से भी वादा कर चुका हूँ तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब, किससे वादा कर चुकी हो? तभी उसने जवाब दिया, ये तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, छुपाऊंगा नहीं। फिर तुम चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करने लग जाओ। मैं घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगी और बोली, क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगी? एक तुम ही हो जो मुझे सारी दुनिया में अच्छे लगते हो, मेरी बात समझ भी लेते हो। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुमसे नफरत करूं। तभी वो बोला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हो सकता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं बोली, छोड़ो इन बातों को, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शहजाद ने जवाब दिया, कैसी मदद? मैंने लंबी सांस भरी और बोली, काली पहाड़ी के बारे में जानते हो कहाँ है? मुझे उस काली पहाड़ी तक ले चलो। मेरी बात सुनकर शहजाद बौखला गया और बोला, क्या मतलब काली पहाड़ी? तुम उस काली पहाड़ी पर क्यों जाना चाहती हो? तभी मैं बोली, उस काली पहाड़ी से ही तो मुझे मेरी माँ के कातिलों का पता चलेगा। तुम बताओ, तुम जानते हो ना काली पहाड़ी के बारे में, क्योंकि तुम तो जिन्नात की दुनिया से हो। मैं उस काली पहाड़ के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? शहजाद कुछ देर खामोश रहा, फिर काफ़ी देर बाद उसने खामोशी तोड़ी और बोला, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। अगर अभी तुम मेरे साथ काली पहाड़ी पर गई तो तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा।
मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब खुद को तैयार करना होगा? कैसे तैयार करना होगा? वो बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें एक अमल करना पड़ेगा। वो 40 दिन का चिल्ला है, तुम वो काट लोगी तो फिर तुम उस काली पहाड़ी तक जा सकती हो। काली पहाड़ी तक जाने के लिए तुम्हारे रास्ते में बहुत मुश्किलात आएंगी। जब तुम चिल्ला काट लोगी और उसके बाद तुम्हारे अंदर उन मुश्किलात से लड़ने की भी हिम्मत पैदा होगी। तभी मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो जिन ज़ाद हो, दोस्त बनाने का क्या फ़ायदा? मुझे तो तुम कह रही थी कि तुम हर हाल में मेरी मदद करोगे, तुम तो बीच दहार में ही छोड़ रहे हो। तभी उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि आने वाले खतरात से आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ मालूम होगा तो बासानी अपनी मंजिल तक पहुँचोगी। मैंने शहजाद को जवाब दिया, क्या तुम चिल्ला काटने में मेरी मदद कर सकते हो? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें सारा तरीका बता दूंगा, लेकिन आगे तुम्हें काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिन ज़्यादा हूँ, इसलिए चिल्ले के दरमियान नहीं आ सकता और ना तुम्हारी मदद कर सकूँगा। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारी हर मुश्किल में खड़ा हूँगा और उस मुश्किल को तुम्हें अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब डर और खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। मेरी माँ की जान तो ऐसे ही खतरात में गई थी। माँ की डायरी पढ़कर मुझे ये बात तो पता चल गई थी कि माँ किसी जिनज़ादे की बात मानकर उस काली पहाड़ी तक पहुँची थी। अब भी मैं उस जिनज़ादे की मदद लेकर उस काली पहाड़ी तक जाना चाहती थी। अचानक से मेरे जहन में बात आई कि कहीं वो जिनज़ादा वो शहजादी तो नहीं था जो मेरी माँ को काली पहाड़ी तक लेकर गया था। मैं ये बात शहजाद से पूछने वाली थी कि अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। काफ़ी देर तक मैं बंद कमरे में उसे पुकारती रही, लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। मैं कुछ परेशान हो गई। सारी रात परेशानी में गुजरी। मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन सारे घर वाले शादी में जा रहे थे। मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा कि शहजाद को दिन में बुलाऊंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर वो पहले मुझसे क्या बात कर रहा था, कि जब मैं उसकी हकीकत जानूंगी तो वो उससे नफरत करने लगूंगी। क्या ये वही जिन तो नहीं था जो मेरी माँ को उस काली पहाड़ी तक ले गया और माँ को अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए कि वो और उसकी बेटी खूबसूरत लम्हात गुजारेंगी, कोई मुसीबत परेशानी उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। मेरी माँ की खुशियों के लिए उसको काली पहाड़ी तक वो ले गया। क्या अब शहजाद दोबारा से लौट आया है और मुझे भी ऐसे ही मरवाना चाहता है जैसे मेरी माँ को मरवाया था? मैं बहुत फिक्रमंद थी। अगले दिन जैसे ही शहजाद आया, मैं घर में अकेली थी। मैंने उससे पहला सवाल यही किया, तुम ही कातिल हो ना मेरी माँ के? वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो गया हो, और बोला, तुमसे किसने कह दिया कि मैं कातिल हूँ तुम्हारी माँ का? क्या तुम मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करती? तभी मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी माँ की डायरी का एक एक सफ़ा पढ़ा है। उन्होंने अपनी डायरी में यही लिखा है कि एक दरख्त के नीचे एक जिन मिला, वो उसकी मदद करना चाहता था और वो उसे काली पहाड़ी तक ले जाना चाहता था ताकि उसके मुकद्दर का फैसला और उसकी किस्मत अच्छी हो जाए, मालो दौलत आ जाए जिससे उसकी बेटी और वो हमेशा ऐश अशरत की ज़िंदगी गुजारे। और मेरी माँ अंदर कमरे में बंद होकर या फिर कब्रिस्तान में जाकर चिल्ले काटा करती थी। लोग यही समझते थे कि मेरी माँ बदकार औरत है, वो रात के अंधेरे में किसी गैर मर्द से मिलने जाती है। वो जिससे मिलती थी कोई गैर मर्द नहीं था, वो भी तुम्हारी तरह का जिन ज़्यादा था। अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी कि कहीं वो जिन ज़्यादा तुम ही तो नहीं हो, और तुम उस तावीज़ में कैसे कैद थे? वो तावीज़ मेरी माँ के संदूक के नीचे से कैसे निकला? बहुत सारे सवालात मैं एक ही ज़ुबान में शहजाद से कर गई। शहजाद मेरी तरफ देखते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हारी माँ का कातिल नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं वाकई में मेरा ताल्लुक हो, मैं तुम्हें वो बता दूंगा, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक तुम अपने मकसद तक पहुँच नहीं जाती। उससे पहले मुझसे पूछने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगा। न जाने क्यों मुझे शहजाद की बातों पर यकीन होने लगा था। मैं उससे बार बार काली पहाड़ी तक जाने का कहती, लेकिन उसकी पहली शर्त यही थी कि मैं पहले 40 दिन का चिल्ला पूरा करूं, और ये चिल्ला मुझे रात के अंधेरे में ही पूरा करना था। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं किसी कब्रिस्तान में जाकर चिल्ला नहीं काटूंगी। उसने मुझे इतनी इजाज़त दे दी थी कि मैं ये चिल्ला अपने घर के कमरे में ही काट सकती हूँ, लेकिन 40 दिन तक मैं शहजाद एक दिन भी मेरे पास नहीं आएगा और ना ही मेरी मदद करेगा। मैं इस बात के लिए राज़ी हो गई थी। मुझे सारी दुनिया के सामने अपनी माँ को बेकसूर साबित करना था और अपनी माँ के कातिलों का बदला लेना था। जाने कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैं हर मुश्किल से लड़ जाने के लिए तैयार थी। शहजाद ने मुझे चिल्ला काटने का सारा तरीका बता दिया। उसी रात 40 दिन के लिए मुझे शहजाद अलविदा कहकर चला गया। उसने मुझसे वादा किया कि पूरे 40 दिन बाद वो मुझे रात के 12 बजे ही मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रही थी,
लेकिन मैं डर के मारे अपने हौसले पस्त नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने हिम्मत पकड़ी और शहजाद के जाने के बाद जब सब लोग सो गए तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चिल्ला काटने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने कमरे में गोल दायरा लगाया और चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी। लाइट बिल्कुल बंद कर दी थी और मैं खुद उस दायरे के अंदर बैठकर शहजाद का बताया हुआ अमल शुरू कर चुकी थी। जब मैंने अमल शुरू किया उसी वक्त मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे सामने एक खौफनाक शक्ल का आदमी खड़ा है। उसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। वो ना तो इंसान था ना ही जानवर। मैं ये बात तो समझ ही गई थी कि वो कोई जिनजात ही है जो अपने असली रूप में मेरे सामने आया है। मुझे डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं साबित कदम रही। मैंने आंखें बंद की और अपना विर्द जारी रखा। इसी तरह कई दफ़ा मेरे रास्ते में बहुत मुश्किलात आईं, लेकिन पहली रात की मुश्किलात मैंने सारी बर्दाश्त की और अपना चिल्ला मुकम्मल किया। सुबह 4 बजे मेरा चिल्ला मुकम्मल हो गया था, जिसे मैंने रात के 12 बजे शुरू किया था। 4 घंटे का ये अमल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी तबीयत बेहद ख़राब होने लगी थी। सुबह होते ही मुझे तेज़ बुखार था। मैंने बुखार की हालत में ही सब कुछ समेट दिया ताकि घर में किसी को इस बात का पता न चल सके कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन बुखार की वजह से मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। चचा जान ने जैसे ही मुझे देखा कुछ परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलाकर मुझे मेडिसिन दिलवाई। शाम तक मुझे कुछ अफाका हो गया। अगली रात फिर मुझे अपने अगले कदम का इंतज़ार करना था। मैंने सबके सो जाने के बाद उसी तरह से दोबारा से अपना अमल शुरू कर दिया। आज की रात कल की रात से थोड़ी आसान थी, लेकिन मुश्किलात आज भी बहुत ज़्यादा आई थी। मैं सबसे डट कर मुकाबला कर रही थी। कल की निस्बत उस दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। ऐसे ही मैंने 40 दिन का चिल्ला मुकम्मल कर लिया। जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, रात के 12 बजे शहजाद बिल्कुल मेरे सामने था। मुझे देखकर वो बहुत खुश था और कह रहा था, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही बहुत बहादुर हो। अब तुम उस काली पहाड़ी तक जा सकती हो, क्योंकि तुम इस काबिल हो चुकी हो कि तुम कई मुसीबतों का मुकाबला कर लोगी। क्योंकि रास्ते में आने वाली मुसीबतें बहुत बड़ी हैं। जहाँ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी मदद करने में थोड़ा नाकाम रहूँगा, क्योंकि वहाँ मेरी पाँच बहुत कम है। क्योंकि वो जिन्नात की वादी है और जिन्नात की वादी में जिन्नात परवाह नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई जिन दूसरे जिन पर वार करे तो अपनी सारी ताकतें खो बैठता है। हाँ, अगर कोई जिन ज़्यादा खुद से मुझ पर वार करता है और फिर मैं उस पर वार करूँ तो उसकी ताकतें ख़त्म होंगी, मेरी नहीं। मैं पहले वार करूँगा, वो भी किसी आदमजादी के लिए, तो मेरी ताकतों के साथ मेरी जिस्मानी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं तुमसे चिल्ला काटने का कह रहा था। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त थोड़ी परेशानी हुई कि मैं उस काली पहाड़ी तक शहजाद के साथ कैसे जाऊंगी। चचा चची से क्या बोलूँगी, न जाने वो क्या सोचेंगे। तभी शहजाद ने मेरा मसला हल कर दिया और वो बोला, तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जगह तुम्हारा साया छोड़कर जाऊंगा। तुम्हारे चचे चची को पता भी नहीं चलेगा कि तुम नहीं हो, बल्कि वो तुम्हारा एक्स है। वो तुम्हें ही समझेंगे, लेकिन तुम हकीकत में मेरे साथ उस काली पहाड़ी तक चली जाओगी। मुझे शहजाद का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसी रात के 12 बजने के बाद मुझे और शहजाद को उस काली पहाड़ी पर पहुंचना था, जिसका जिक्र मेरी माँ ने उस डायरी में किया था। लेकिन उसके बाद डायरी बिल्कुल खाली थी, जिससे मैं ये समझी थी कि मेरी माँ की मौत उसी काली पहाड़ी में हुई थी, क्योंकि उसके बाद मेरी माँ वापस नहीं आई थी। शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर अचानक हवा में घूमने लगा। हम दोनों हवा में उठते उठते एक अजीब सी जगह पर पहुंचे थे, जहाँ हर तरफ वीराना ही वीराना था। वहाँ जाकर हम दोनों उतरे थे। शहजाद मेरा हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ा। तभी मैं दूर से नज़र आती उस काली पहाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी, जो बिल्कुल काली स्याह और बहुत बुलंद थी। शहजाद ने मुझे बताया कि उस पहाड़ी को मुझे पैदल चलकर ही क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो मुझ पर जादू नहीं कर सकता। मैंने बहुत हिम्मत पकड़ी और शहजाद का हाथ छोड़ दिया और उस काली पहाड़ी को पार करने लगी। जैसे जैसे मैं थोड़ा ऊपर को जाती, एक अजीबोगरीब सी चीज़ मुझे ज़ोर का धक्का देती। मैं पीछे की तरफ गिर जाती। 3 से 4 दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जबकि शहजाद बासानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। मुझे ये बात मालूम तो थी कि ये एक जिन ज़्यादा है, इसी वजह से इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन क्या ये अपने जादू के ज़रिए मुझे उस पार नहीं ले जा सकता था? क्या ये ऐसा जादू नहीं कर सकता? आज मुझे शहजाद पर गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद इसकी कोई मजबूरी है। मैंने किसी न किसी तरह करके वो पहाड़ी पार कर ली।
اب میں شہزاد کے ساتھ اسی پرانے کھنڈر نما گھر میں پہنچی جو شہر کے باہر ایک ویران اور سنسان علاقے میں واقع تھا۔ جیسے ہی اس کالی پہاڑی کو پار کرنے کے بعد میں یہاں پر آئی تھی، جس کے بارے میں ماں نے اپنی ڈائری میں بیان کیا تھا، جہاں میری ماں کی پراسرار موت ہوئی تھی۔ جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میرا پورا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ مجھے جیسے اندر ہی میں نے قدم رکھا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ شہزاد بھی اندر داخل ہو چکا تھا۔ تبھی ایک پراسرار سی سرد ہوا جسم کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ اب کی بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کے مارے میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اندر کی فضا گہرے سیاہ اور غمگین آوازوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اپنی ماں کی خاطر آج میں وہ راز معلوم کر لوں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شہزاد نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر ایک بے آواز گہرا سانس بھرتا رہا، جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، ایک چھناکے کی آواز، جیسے کوئی دیوار سے کچھ رگڑ بھی رہا ہو۔ میرا تو دل زور سے دھڑکنے لگا اور میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر شہزاد نے مجھے روک لیا اور بولا، نہیں، تم یہاں نہیں رک سکتی۔ اگر تم رکی تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گی۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، روزینہ، میری بیٹی روزی۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ ایسی آواز تو میری ماں دیتی تھی، لیکن میری ماں وہ تو مر چکی ہے، ان کا تو نماز جنازہ بھی ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ آواز، شہزاد بولا، رکو روزینہ، یہ کوئی عام آواز نہیں ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آواز ہے جو تمہیں ہمت دینا چاہتی ہے۔ میں حیرانگی سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، لیکن میری ماں تو مر چکی ہے، میری ماں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تبھی اس نے جواب دیا، تمہاری ماں مری ضرور ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ تمہارے بارے میں سوچتی ہے، اسی لیے تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی، شاید اسی لیے تمہیں پکار رہی ہیں۔ اچانک سے خود بخود اس کھنڈر نما گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے کی دیوار سے خون کی دھاریں بہنے لگی، جیسے کسی نے خون سے لکھا ہو، تمہاری ماں کو بھی نہیں چھوڑا، اور اب تمہاری باری ہے، اب تم یہ دنیا چھوڑ دو گی۔ پھر آہستہ آہستہ میں کانپتی ہوئی ایک سائڈ پر ہو گئی، لیکن پھر شہزاد نے مجھے روک لیا اور بولا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ماں کی تقدیر کا راز چھپا ہے روزینہ، لیکن تمہیں ماں کی موت کی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب حقیقی نہیں ہے، یہ سب تخلیقی ہے، تخلیقی، اسی لیے نہ ہی ڈرو تو بہتر ہوگا۔ اسی لمحے دیوار سے سایہ نکل کر میرے بالکل سامنے قریب آ گیا۔ یہ شکل آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسی وحشت بھری مسکراہٹ تھی جو انسانیت سے باہر لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سیاہی اور خون کا رنگ گہرا تھا۔ ابھی وہ میری ماں کی شکل والی عورت بولی، تمہاری ماں ہوں روزینہ، تمہیں کبھی بھی نہیں بچا سکتی، تمہیں میرے پیچھے آنا ہوگا۔ اور پھر اس کا پورے کا پورا وجود ایک بادل کی طرح تحلیل ہو کر ماضی کی شکل میں بدلنے لگا۔ اچانک سے شہزاد کی آنکھوں میں بھی خوف کا سحر آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جسے وہ ڈرا دے گا، بلکہ وہ ایک ہوائی مخلوق تھی جو میری ماں کی شکل میں آ کر مجھے پھنسانا چاہتی تھی۔ میری سانسیں جیسے رک گئی، میرے دل میں خوف کا طوفان آ گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن شہزاد مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اس کی باتیں تھی جو مجھے ہمت دیتی تھی۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی، مٹی کے اندر دھنسنے لگی۔ جیسے جیسے میں زمین میں دفن ہو رہی تھی، اس کھنڈر نما بند گھر میں میری آوازیں گونجنے لگی، شہزاد مجھے بچاؤ نا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد آگے بڑھنا چاہتا تھا اور مجھے بچانا چاہتا تھا۔ اس دن شہزاد بہت پریشان تھا۔ میں نے پھر اچانک سے ایک غمگین اور کچک دینے والی ہنسی کی آواز سنی۔ تمام روشنی اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ خون کی ندی میرے قدموں کے نیچے سے بہہ کر جا رہی تھی۔ میں نے شہزاد کی طرف دیکھا، وہ بالکل میرے پاس تھا اور بہت خوش تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ میری ماں کی شکل دکھائی دینے والی ہوائی مخلوق کو دیکھتے ہوئے اسے آواز دینے لگا کہ آؤ، ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، تمہارا کھیل ختم، بہت سے انسانوں کی جانیں لے لی تم نے۔ پھر میں بھی بولی کہ ہاں، آؤ سامنے، میں بھی تم سے ڈرتی نہیں ہوں،
मैं तुझसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बेनकाब करने आई हूँ। सामने आओ। तभी एक जोरदार झटके से उसने ज़मीन के अंदर मुझे धंसा दिया। अब मेरा सिर्फ मुंह नजर आ रहा था। शहजाद मुझे इस हालत में देखकर तड़प उठा। वो मेरी तरफ आया। जैसे ही मेरे करीब आया, उस हवाई मखलूक से बोला, तुम कोई जादू नहीं कर सकते, इस सब की ताकत मेरे पास भी है। तभी वो हवाई मखलूक मेरी माँ की शक्ल से एक इंतहाई भयानक शक्ल इख्तियार कर गई, जहाँ खौफ की एक लहर दौड़ी थी। यह अजीबोगरीब सी शक्ल का आदमी था, जो जिन्नात का आदमी था, और बोला, मैं तुम्हें शहनशाह जिन्नात के पास ले जाता हूँ। तुमने मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा जिनज़ादा हूँ जिसके कहर से कोई नहीं बच सकता। अब तुम भी नहीं बचोगी। मैंने एक झटके से उठने की कोशिश की। पत्थर मेरे इर्द गिर्द थे, लेकिन मैं नहीं उठ सकी, क्योंकि मैं उस खंडर की सारी रेत और पत्थर मेरे इर्द गिर्द थे और मैं उसके नीचे दबती जा रही थी। ऐसे हालात में शहजाद ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं उसकी ताकतें ख़त्म नहीं करवाना चाहती थी। तभी उस जिनजादे ने कहा कि तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं कभी तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी, लेकिन तुम्हारा मुकाबला करके तुम्हें ख़त्म करूंगी। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और अल्लाह के करम से मैं उस रेत से बाहर निकल आई। शहजाद बहुत खुश हुआ। ये मेरी पहली मंजिल थी जिसे मैंने हासिल कर लिया था। आगे की मंजिलें चाहे कठिन हो, अपनी माँ के लिए मुझे सब कुछ करना था। मैं हाथ में वही छोटी सी तलवार पकड़े उस तरफ बढ़ गई जहाँ मुझे वो भयानक शक्ल वाला जिनजाद नजर आया। मैंने एक और वार उसकी गर्दन पर किया, लेकिन वो वार खाली गया। अब मैं एक और वार करना चाहती थी। जैसे ही मैंने दूसरा वार किया, उसका बाजू जख्मी हो गया। अब मैं समझ गई थी कि अब शहजाद जिनजाद भी उस पर वार करने के बाद अपना अमल कर सकता है। उसने उसी तलवार के जरिए शहजाद पर हमला करना चाहा। शहजाद को मौका मिल गया। शहजाद ने उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की और वो बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर गया। आज बुराई ख़त्म होने को पहुंच गई थी। तभी मैं उसके करीब गई और बोली, बताओ मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? उसने जो बताया वो सुनकर मेरे तो ओसान खता हो गए। उसका कहना था कि उसकी बीवी इंतहा की बीमार थी। यहाँ कोई काफ के जिन्नात ने कहा था कि किसी मजबूर इंसानी औरत का ताज़ा खून लाकर अपनी बीवी को पिला दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वो खून बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और हो भी सिर्फ एक औरत का। ऐसे हालात में मैंने शहजाद जिनजादे के बाप की मदद ली और तुम्हारी माँ को बहलाया फुसलाया और उसे यहाँ तक लेकर आया। यहाँ पर उसके जिस्म से खून की नदियाँ बहा दी ताकि मेरी बीवी शराब होकर वो खून पी ले और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। ये बात सुनते ही मैं शहजाद की तरफ देखने लगी। तो क्या मेरे माँ के कत्ल में शहजाद का बाप भी मुलव्वस था? तभी शहजाद जिनजाद उस जिन पर वार करते हुए बोला, मेरे बाप को तुमने ये नहीं बताया था कि तुम उस आदमजाद को कत्ल करना चाहते हो, बल्कि तुमने ये कहा था कि तुम उसकी मदद करोगे, क्योंकि उस वक्त शहनशाहियत तुम्हारे पास थी, तुम उनकी मदद कर सकते थे। मेरा बाप सिर्फ इसी वजह से वहां पहुंचा था। तभी वो बोला, पहुंचा था, लेकिन मेरी तो मदद उसने की। तभी मैं शहजाद की तरफ देखने लगी और वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरा बाप तड़प तड़प कर मरा था और उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ इसी परेशानी में रहा कि तुम्हारी माँ का कत्ल उसी की वजह से हुआ था। ये तावीज़ मेरे बाप ने तुम्हारी माँ को दिया था, जिसमें मैं कैद था। ये तावीज़ भी तुम्हारी माँ के हाथ में मेरा बाप खुलवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही तुम्हारी माँ का कत्ल हो गया। इस सब के बारे में मेरे बाप ने पहले ही तुम्हारी माँ को बता दिया था, इसीलिए तुम्हारी माँ ने उस तावीज़ का जिक्र डायरी में किया था, ताकि अगर वो रहे न रहे तुम उसे पढ़कर मेरे बाप की मदद कर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे बाप के बारे में अच्छी तरह से जान गई थी कि वो बुरा जिनजात नहीं है, लेकिन आज तक पछतावे की आग में जलता रहा। और उसने उसी तावीज़ में मुझसे मुखातिब होकर ये बात की थी कि मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करूं और तुम्हें तुम्हारी माँ के कातिल तक पहुंचा दूं। मैंने आज अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। चाहे तुम मेरे बाप को माफ़ कर दो या ना करो, क्योंकि वो बुरा जिनजादा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की मदद करके अपने बेटे को आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन ये काम तुमने सरअंजाम दिया और अपने बाप से किया हुआ वादा मैंने निभा दिया। मैं भी। और इसी वक्त उस भयानक जिनजादे को कोहकाफ की जेल में बंद कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से ये कोहकाफ से भागा हुआ था। आज बहुत से जिन्नात और इंसानों को शांति मिल जाएगी। फिर शहजाद जिनजाद बहुत से सबूतों के साथ मेरे चचा चाची के पास गया और मेरी माँ के कत्ल की वजाहत भी कर दी कि मेरी माँ हवाई मखलूक के हाथों कत्ल हुई थी और घर से जाने में उनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि हवाई मखलूक ही उन्हें घर से लेकर गई थी।
चचा चची के अलावा पूरे मोहल्ले को इस बात पर यकीन आ गया था। कई दिन गुजर गए, फिर शहजाद मेरा रिश्ता लेकर आया। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं पुरानी बातों को अब तक भूली नहीं थी। तभी उसने कहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। तभी मैंने कहा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। तुम तो एक जिनज़ादे हो। वो खिलखिला कर हंसा और बोला, तुम पहली ऐसी लड़की होगी जिसका शौहर जिनज़ादा होगा। और ख़ुद सोचो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी, एक जिन के पल्ले बांधे जा रही हो। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मेरी माँ की वसीयत थी कि उस तावीज़ को कभी खुद से अलग ना करूं, मतलब उस जिनजात को अपनी ज़िंदगी में रखूं। मेरी और शहजाद जिनजात की शादी हो गई। वो भयानक जिन जिसके हाथों मेरी माँ का कत्ल हुआ था, वो कोहकाफ की जेल में तरह तरह की सज़ाएं काट रहा है। लेकिन मैं शहजाद के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शहजाद ने किसी को नहीं बताया कि वो जिनज़ादा है। अब आप मुझे अपनी राय दीजिए, मैंने जिनज़ादे के साथ शादी करके कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मुझे उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाप की वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी? लेकिन अगर ये देखा जाए तो उसके बाप का ज़्यादा कसूर नहीं था। मैं आपकी राय की मुंतज़र रहूँगी। अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा।